नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 20 जुलाई 2022 एमटीएस की द्वितीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा द्वितीय पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आज का दिन ऐसा देखने को मिला द्वितीय पाली में कि 4-5 क्वेश्चन जो है ज़्यादा हार्ड कर दिया गया था, काफ़ी घुमा के पूछा गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। डिफिकल्टी लेवल में जो है इंक्रीज किया गया है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं, तो एनालिसिस देखने का आपको ये फायदा जरूर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 1968 में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वहाँ पे 4 नाम दिए गए रहेंगे और 1968 का पद्म श्री पूछा गया है एशियन फॉर्म में। ये हार्ड नहीं कहेंगे तो इसे क्या कह सकते हैं, तो इसमें जो 1968 में पद्म श्री दिया गया था ये बेगम अख्तर को दिया गया था, दुर्गा खोटे को दिया गया था, बैजंती माला और जो नर्तकी हैं डांसर हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम के, तो इन्हें भी दिया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि 2022 के लिए कितने आदमी को पद्म वाला पुरस्कार दिया गया, पद्म पुरस्कार, तो 128 आदमी को दिया गया, जिसमें 4 पद्म विभूषण भी शामिल है। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर छपेंगे कि पद्म विभूषण किसे दिया गया है। आप देख लीजिएगा कोई ना कोई शिफ्ट में प्रश्न जरूर आएंगे। तो पद्म विभूषण जो है प्रभु राधे श्याम की कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया। मैं आपको एक ट्रिक बताया हूं याद रखने का, चारों आदमी का याद हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 67वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। दोस्तों 67वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता जो है ये रजनीकांत है। कौन है? रजनीकांत है। इन्होंने अपनी कुछ राशि जो है डोनेट भी कर दिया, जैसा कि आप जानते होंगे चर्चा में आए थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुआ था, जो भारत सरकार के चलचित्र यानी सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार है। आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1969 में और किस चीज का मतलब स्थापना हुआ था, तो इसरो का भी मानव चंद्रमा पे गया था। भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जो भी ईस्वी आता है इस पर आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। खैर ये तो दूसरी बात है। यहाँ पे जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य शासक नहीं है। दोस्तों मौर्य शासक के अलावा एक अतिरिक्त शासक का नाम वहां पे दिया गया होगा, लेकिन पूछा यही था कि निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य शासक नहीं, क्योंकि हम 2-3 आदमी से कंफर्म किए, सभी यही बोल रहे हैं। तो जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसे हराया था? धनानंद को। और किसके सहयोग से? तो उनके जो बाद में प्रधानमंत्री बने चाणक्य के सहयोग से। और नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश की जो स्थापना भारत में हुई थी। अब इनके जो प्रथम मतलब प्रमुख शासक हैं इस प्रकार हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ ये बिंदुसार है, जो अशोक के पिता भी हैं। फिर इसके बाद अशोक हुए, फिर दशरथ हुए, संप्रीति हुए, शालीसुका हुए और भी कुणाल है। तो इस प्रकार के जो हैं मौर्य शासक हैं। इनके अलावा जो नाम रहा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, कॉमन सा प्रश्न है ये कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या ढींग नदी डिंग नदी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं दिहांग बोलते हैं, कहीं कहीं डिंग बोलते हैं। तो आपको ये इनमें से जो 2 ऑप्शन रहा होगा दोनों में से कोई, तो वही राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से 2 नदी और भी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, सिंधु और सतलज भी निकलती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। और ये कहाँ गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और मैं बता दूं कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपारीय नदी है। कहने का मतलब कि इनका ओरिजिन देश के अंदर नहीं होता है, देश के बाहर होता है। इसका तिब्बत के मानसरोवर जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन ये लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी राष्ट्रपारीय नदी है जो बाहर से निकलती है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, 2525 किलोमीटर। एक प्रश्न आया था, ये हमारे पीडीएफ से डायरेक्ट हिट किया है कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों मैंने महाराष्ट्र का सारा नृत्य दे दिया हूँ, साथ ही साथ गोवा का भी दे दिया हूँ, क्योंकि अभी इस साइड से पूछना स्टार्ट नहीं किया था, अब कर दिया है। तो लावनी नृत्य जो है महाराष्ट्र का है, रंगोली भी महाराष्ट्र का है, शिवाजी उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गणपति उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और दही हांडी जो कृष्णा जन्माष्टमी के एक दिन पहले होती है ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार बोले जाने वाली भाषा का क्रम क्या है। दोस्तों अब तक जो है जनसंख्या पूछ रहा था, डेंसिटी पूछ रहा था, और इसके बाद जो है मतलब और भी जो है सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है भाषा का, लैंग्वेज का क्रम पूछ दिया गया है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी है 3 नंबर पे, फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती ईटीसी। तो जो इस क्रम को फॉलो करता रहेगा ऑप्शन, वही आपका राइट आंसर हो गया रहेगा। बात करें दोस्तों कि एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि भारत में वर्तमान समय में कितने क्लासिकल भाषा है। तो आप गिन लीजिए, ये है
तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और संस्कृत। तो ये जो 6 जो भाषा है ये जो है अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन्हें दिया जा चुका है। बात करें ये भाषा किस किस राज्य की है, यहाँ से भी ज़्यादा मतलब गड़बड़ा जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि सबका नाम मिलता जुलता है। तो तमिल जो है, तमिल आपका जो है ये तमिलनाडु का है, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ जो है ये कर्नाटक का है, उड़िया उड़ीसा का है, मलयालम जो है केरल का है और संस्कृत तो अभी खैर कहीं नहीं बोला जाता है, लेकिन साउथ के कुछ स्टेट में मतलब कुछ प्रांत में बोले जाते हैं, जैसे कांचीपुरम वगैरह में। एक प्रश्न आया था कि महाबोधि वृक्ष कहाँ स्थित है। दोस्तों इसके कौन नहीं जानता, महाबोधि वृक्ष को भगवान बुद्ध से संबंधित है, तो ये गया बिहार में है। इस वृक्ष को किसने कटवा दिया था बाद में, तो शशांक ने कटवा दिया था, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है। आज दो, एक नृत्य और एक त्योहार पूछे गए। तो गणगौर त्योहार जो है ये राजस्थान के प्रमुख त्योहार है, जैसा कि आप जानते हैं गणगौर नृत्य भी है राजस्थान का, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा त्योहार से ये रहेगा जात्रा। जात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में, और ये रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में, लाई हरोबा त्रिपुरा में, और ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिहू असम में, और छठ जो है बिहार में। तो यहाँ से आपको याद रखना है। एक प्रश्न आया था खेल के शब्दावली से कि शब्द डायरेक्ट हिट किस खेल से जुड़ा हुआ, इसे कौन नहीं जानता। डायरेक्ट हिट जब थ्रो करते हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित है, वहीं डेड हिट पूछा गया होता है। इन दोनों में फर्क है दोस्तों। डेड हिट जो है ये घुड़दौड़ से संबंधित जो है शब्दावली का शब्द है, वहीं डायरेक्ट हिट जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन में दोनों दिए रहेंगे आई होप, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्रिकेट को करके आना था। क्रिकेट से अन्य जो शब्द है, वैसे तो सभी जानते हैं क्रिकेट के दीवाने बहुत है भारत में। नो बॉल है, अपर कट है, गुगली शब्द है, उसके बाद जो है लेग बाय हो जाएगा, ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित, LBW हो जाएगा। तो ये सब क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। एक प्रश्न आया था कि अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो अल्लाह रखा तबला संबंधित है, वहीं जाकिर हुसैन भी तबला संबंधित। दोस्तों बाद और वाद्य यंत्र से कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप होम पेज पर जाके विजिट कर सकते हैं अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों भारत का जो खाद्यान्न है ये चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, जिसमें चावल और गेहूं प्राइमरी है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहा होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बताएं कि भारत की सबसे अधिक खाद्यान्न जो है उत्पादन क्या होती है, तो चावल का यहाँ पे सबसे अधिक खेती होती है भारत के अंदर। चावल तथा गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो सेकेंड स्थान है। पहले स्थान पे कौन किसका है, तो पहले स्थान जो है चाइना का है चावल और गेहूं के उत्पादन में। एक प्रश्न आया था, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग 2022 जो फुटबॉल वाली होती है, विजेता कौन रहे थे। तो दोस्तों ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब FC रहे थे, और ये किसे हराए थे, तो केरला विस्फोटक को जो है इन्होंने हराया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। एक प्रश्न ज्योग्राफी से आया था कि किसी दो ज्वार तथा भाटा के बीच में समय अंतराल क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 24 आवर में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, 2 बार जो है ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो 24 घंटे में 4 बार हुई, तो एक बार ज्वार आता है, फिर भाटा आता है, फिर ज्वार आता है, फिर भाटा आता है। तो ये ज्वार और भाटा के बीच में जो समय का गैप है ये 6 घंटा 13 मिनट का होता है। बात करें कि ये आती ही क्यों है ज्वार भाटा, तो ये आता है चंद्रमा और पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण। ये समुद्र में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप समुद्री इलाके में किसी मेट्रोपॉलिटन जैसे मुंबई, चेन्नई वगैरह में रहते हैं तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि क्या होता है ज्वार भाटा। जब ज्वार आता है तो उफान आती है और समुद्र में जल जो है काफी लेवल बढ़ जाता है। जब भाटा आता है तो बहुत दूर तक समुद्र जो है सूखने लगती है, खाली हो जाती है, एक समतल बन जाती है और पानी वहां से हट जाती है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। और दोनों के बीच में कितनी होते हैं, 6 घंटा 13 मिनट का गैप होता है। एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। एक प्रश्न आया था इकोनॉमिक्स से कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है GDP का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न हमें मिल पाए सभी ऑथेंटिक प्रश्न है, और मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।